जो वन के मार्ग से दूसरी गांव जा रहा था। बहुत देर से चल रहा हूँ, थक गया हूँ। आज की रात यहीं सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाता हूँ। बिरजू विचार कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा से रोशनी आ रही थी। बिरजू उस गुफा में जाने लगता है। अरे नहीं, वहाँ मत जाओ, उस गुफा में जाना उचित नहीं है, मत जाओ उस गुफा में। आप उसे कहे तो रहे हैं, परंतु वो आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा है। हाँ मैना, मुझे पता है, परंतु जब भी किसी को उस गुफा में जाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। जो भी उस गुफा में जाता है वापस नहीं आता। पता नहीं क्या रहस्य है उस गुफा का। हम भी तो ये पेड़ छोड़कर जा नहीं पाते। हमें किसी मायावी शक्ति ने एक कवच में कैद कर लिया है। बिरजू उस गुफा में जैसे ही पैर रखता है वो गायब हो जाता है। इधर बिरजू के घर उसका भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत दिन बीत जाते हैं पर बिरजू वापस नहीं आता है। फिर पता नहीं बिरजू को आने में इतने दिन कैसे लग गए। उस गांव से तो यहाँ आने में इतना समय नहीं लगता। मेरे विचार से अब मुझे महाराज के पास जाकर उनकी सहायता लेनी ही चाहिए। माधव राजमहल जाने के लिए निकलता है। तभी उसे महामंत्री मिलते हैं। क्या हुआ माधव, बड़ी चिंता में लग रहे हो? क्या बताऊं महामंत्री जी, महाराज के पास ही जा रहा था। मेरा भाई बिरजू पड़ोस के गांव से आने के लिए निकला था, परंतु आज 8 दिन बीत गए हैं, अब तक नहीं आया है। अच्छा, पर वो कहाँ जा सकता है? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा महामंत्री जी। मेरे विचार से अब यदि महाराज ने सैनिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा तो ही कुछ पता चल पाएगा। तुम जाकर आ गए? जिस मार्ग से बिरजू आने वाला था उस मार्ग पर देख कर आए हो कि नहीं? नहीं, महाराज के पास जाकर फिर वहाँ जाने ही वाला था। मैं महाराज को बताता हूँ, तब तक तुम उस मार्ग पर जाकर देखो, कदाचित तुम्हें बिरजू या उसकी कोई खबर मिल जाए। महामंत्री के कहने पर माधव उस मार्ग पर जाता है। माधव भी उस गुफा के पास पहुंचता है और उसे वो रोशनी दिखाई देती है। अरे देखो, एक और मनुष्य आ गया। अब ये भी उस शापित गुफा में जाकर गायब हो जाएगा। अब हम किसी की नियति तो नहीं बदल सकते। मैं तो ये विचार करती रहती हूँ कि हम इस कवच से कैसे मुक्त होंगे। अवश्य होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो हमें और इस शापित गुफा को मुक्त करेगा। माधव उस गुफा में जाते ही गायब हो जाता है। उधर महामंत्री महाराज को माधव ने बताई हुई बिरजू की बात बताते हैं। महाराज, बिरजू की तरह कुछ और लोगों ने भी ये शिकायत की है कि दूसरे गांव में गए हुए कुछ लोग वापस नहीं आए हैं। माधव को वापस आने दीजिए। उससे जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार हमें आगे क्या करना है वो विचार करते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, माधव वापस नहीं आता है। महाराज, 3 दिन हो गए हैं, अब तक माधव वापस नहीं आया है। मेरे विचार से अवश्य उस मार्ग पर कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। हाँ, अब तो हमें सैनिक भेजकर देखना चाहिए कि क्या हुआ है। महाराज सैनिकों को आदेश देते हैं और सैनिक उस मार्ग पर चले जाते हैं। सैनिकों को भी श्रापित गुफा में वो रोशनी दिखाई देती है और वो भी उस गुफा में जाकर गायब हो जाते हैं। उन्हें गायब हुआ देखकर पता नहीं और कितने लोगों को गायब करेगी ये गुफा। महाराज को पता चलता है कि उनके सैनिक भी वापस नहीं आए हैं। महामंत्री, हमारे सैनिक भी अभी तक वापस नहीं आए, अब हमें कैसे पता चलेगा? महाराज, लोग गायब हो रहे हैं और इसी समय हमारे युवराज वापस आने वाले हैं। हाँ, हमारे युवराज 9 साल के बाद अपना अभ्यास पूर्ण करके आने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है महाराज। युवराज गुरुकुल से जिस मार्ग से वापस आएंगे उसी मार्ग पर लोग गायब हो रहे हैं। क्या? तो मेरे पुत्र को कोई परेशानी तो नहीं होगी? आप उन्हें किसी दूसरे मार्ग से आने का आदेश दीजिए महाराज। क्षमा करें महारानी, परंतु गुरुकुल से वापस आने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप चिंता मत कीजिए महारानी, युवराज सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो सुरक्षित राजमहल पहुंच जाएंगे। राजकुमार सुमेध एक दिव्य पुरुष थे। वो अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल लौट रहे थे। वो जब उस वन के मार्ग से जाने लगते हैं तब उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे, ये तो कोई राजपुरुष लगता है, इसे गुफा में जाने से बचाना होगा। किंतु कैसे? वो आपकी आवाज कहाँ सुन पाएगा? मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। सुनो, उस गुफा में मत जाओ, वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। सुनो राजपुरुष। राजकुमार सुमेध पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे, लगता है इसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यही वो दिव्य पुरुष है, कदाचित जो हमें और उस शापित गुफा को मुक्त करेगा।
राजकुमार सुमेध मुस्कुराते हैं और एक तीर तोते की तरफ छोड़ते हैं। जिस अदृश्य कवच में तोता और मैना फंसे हुए थे, वो कवच टूट जाता है और दोनों उड़ते हुए राजकुमार के पास आते हैं। हे राजपुरुष, आज बहुत प्रतीक्षा के बाद किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हुए हैं। आप सत्य में दिव्य हैं, इसीलिए उस अदृश्य कवच से भी आपको मेरी आवाज सुनाई दी। मैं राजकुमार सुमेध हूँ। गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल जा रहा हूँ, परंतु ये कैसी विचित्र गुफा है। इसके अंदर से ये प्रकाश कैसा आ रहा है, और तुम मुझे इस गुफा में जाने से क्यों रोक रहे थे? राजकुमार, ये एक शापित गुफा है। जो कोई भी इस गुफा में प्रवेश करता है वो गायब हो जाता है। जब से ये गुफा शापित हुई है, हम दोनों भी एक अदृश्य कवच में बंदी बन गए थे। कदाचित ये उसी गुफा की माया होगी। अब मैं इस गुफा में जाकर देखता हूँ कि इस गुफा का रहस्य क्या है। राजकुमार, मेरे विचार से आप ही वो दिव्य पुरुष हैं जो इस गुफा को शाप से मुक्त करेंगे। राजकुमार सुमेध उस गुफा के अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही वो प्रकाश का गोला गुफा से बाहर आकर घूमने लगता है। उस रोशनी के अंदर से एक राक्षसी बाहर आती है। राक्षसी को देखकर राजकुमार अपना तीर निकालते हैं। राजकुमार, इसी राक्षसी के कारण आज तक कितने लोग इस गुफा में गायब हुए हैं। आप इसे दंड दीजिए। रुकिए राजकुमार, मुझे मत मारिए। मैं वास्तव में एक राक्षसी नहीं, अप्सरा हूँ। क्या, एक अप्सरा? हाँ राजकुमार, मैं आपको मेरी पूरी कहानी बताती हूँ। राक्षसी राजकुमार सुमेध को कहानी बताने लगती है। मैं स्वर्ग की एक अप्सरा हूँ। एक दिन देवराज ने मुझे बुलाया और अप्सरा, पृथ्वी पर एक राजा यज्ञ कर रहा है। तुम्हें जाकर उसका यज्ञ रोकना है। तुम्हें उसे मोहित करके अपने सौंदर्य के जाल में फंसाना है। परंतु देवराज, ऐसा क्यों? वो कोई सामान्य यज्ञ नहीं करने वाला है। वो अश्वमेध यज्ञ करने वाला है। वो शक्तिशाली है। यदि उसने यज्ञ पूर्ण कर लिया तो पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य स्थापित हो जाएगा। मैंने अपने एक भक्त को वचन दिया है कि उसका राज्य कोई उससे नहीं छीन सकता। इसीलिए तुम्हें जाकर उसका यज्ञ रोकना है। और मुझे भय है कि कहीं पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद वो बाकी लोगों पर भी अपना अधिकार न कर ले। इसीलिए उसका यज्ञ यहीं रोकना एक विकल्प है। परंतु देवराज, उसका यज्ञ रोकने के लिए और भी तो मार्ग होंगे। आप मुझसे ये पाप क्यों करवाना चाहते हैं? नहीं, उसने अपना सारा पुण्य उपयोग करके ऋषि मुनियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त की है। यदि वो राजा खुद ही किसी स्त्री के कारण भ्रष्ट हो गया तो ही वो अश्वमेध यज्ञ का विचार त्याग देगा। इसीलिए मेरे सामने यही एक विकल्प है। इसीलिए मेरा ये आदेश है कि तुम धरती लोक पर जाकर उस राजा को मोहित करोगी। परंतु देवराज, मैं ये कार्य नहीं कर सकी। तुम्हारा इतना दुस्साहस एक सामान्य अप्सरा होकर तुम मुझे ना कह रही हो? जाओ, तुम अगले 9 सालों तक एक राक्षसी बनकर एक गुफा में रहोगी। तुम्हारे प्रकोप के कारण वो गुफा भी शापित हो जाएगी और आसपास के पशु पंछी भी एक अदृश्य कवच में बंदी बन जाएंगे। नहीं नहीं देवराज, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। देवराज ने मुझे श्राप दे दिया और मैं राक्षसी बनकर इस गुफा में पहुंच गई हूँ। अब आपके कारण ही मैं मुक्त हो सकती हूँ। परंतु मैं ही आपको मुक्त करूंगा, ये आप कैसे कह सकती हैं? जब देवराज ने मुझे श्राप दिया था, उसके बाद मैं एक महर्षि से मिली थी। जब मैंने महर्षि को देवराज के श्राप की बात बताई, तब उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिव्य राजपुरुष जब उस गुफा को अपने चरण स्पर्श करेगा, तब मैं राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊंगी। फिर राजकुमार सुमेध अपना एक तीर को राक्षसी पर छोड़ देते हैं। जैसे ही तीर राक्षसी के शरीर को लगता है, उसके शरीर से अप्सरा बाहर आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मेरे इतने वर्षों के इस श्राप का अंत आपके कारण हुआ है। ये गुफा भी मेरे कारण श्रापित हो गई थी, जो आज मुक्त हो गई है। वो सब तो ठीक है, एक बात बताइए कि आज तक जितने भी लोग इस गुफा में गायब हुए हैं, वो सब कहाँ हैं? ये जो रोशनी का गोला दिख रहा है, सभी लोग इस गोले में कैद हो गए हैं। ये लोग इस रोशनी से मुक्त कैसे होंगे? मेरे फिर से स्वर्ग में लौट जाते ही ये रोशनी चली जाएगी और वो सभी लोग मुक्त हो जाएंगे। अप्सरा राजकुमार को फिर से एक बार धन्यवाद देकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। रोशनी चली जाती है और सभी लोग जो उस गुफा में गायब हो गए थे, वो वहाँ प्रकट हो जाते हैं। राजकुमार सुमेध, आज यदि आप नहीं होते तो पता नहीं हम और कितने दिनों तक उस रोशनी के गोले में फंसे रहते। आज आपने उस दुष्ट राक्षसी से हमें मुक्त किया है। हाँ राजकुमार, मैं तो अपने भाई को ढूंढने निकला था, परंतु मैं भी इस शापित गुफा में बंदी बन गया। हिटवन, राजकुमार सुमेध, आपके कारण केवल यही लोग नहीं, अपितु हम जैसे कई पंछी और प्राणी भी मुक्त हो गए हैं।
पूरे वन में विहार करने वाले हम पक्षी कितने वर्षों से एक ही पेड़ पर बंदी बने पड़े थे। आज उस अदृश्य कवच के टूट जाने के कारण हम फिर से दूर आसमान में उड़ पाएंगे। अवश्य, परंतु पहले आप लोग मेरे साथ राजमहल चलिए। मुझे ये बोलने वाले तोता मैना पिताश्री और माताश्री को दिखाने हैं। तोते, तुम और मैना दोनों मेरे साथ राजमहल चलो। राजकुमार तोता और मैना को लेकर राजमहल आता है। राजकुमार को देखकर महाराज और महारानी को बहुत प्रसन्नता होती है। राजकुमार को सुखपूर्वक राजमहल आया हुआ देखकर महामंत्री को आश्चर्य होता है। महाराज, एक बात समझ नहीं आ रही है। इतने सारे लोग उस गुफा में गायब हो गए थे। उस मार्ग से आने जाने वाला कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा था, तो फिर राजकुमार सकुशल कैसे आ गए? कुछ सालों पहले। राजन, महारानी, आप दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी चाहिए वो वरदान देने के लिए मैं उत्सुक हूँ। हमने किसी भी वरदान के हिस्से आपकी सेवा नहीं की है। जानता हूँ राजन, परंतु एक बीमार ऋषि की बिना किसी स्वार्थ के इतने दिनों तक आपने सेवा की है, इसीलिए मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको वरदान दूं। आप किसी भी संकोच से मांगिए, जो भी आप चाहते हैं। ऋषिवर, यदि आपको हमें कुछ देना ही है तो हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो दिव्य हो। उसके पवित्र मन और सौंदर्य से वह अपने राज्य और पूरे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। वो शक्तिशाली हो और साथ ही कोमल मन का भी हो। अवश्य महारानी, मेरी कृपा और आशीर्वाद से आपको शीघ्र ही ऐसे दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी जिसके पावन स्पर्श से सभी अपवित्र स्थान पवित्र हो जाएंगे। उसके शौर्य और पराक्रम से वो समाज का नाम रोशन करेगा। आपकी कृपा ऋषिवर, ऐसे पुत्र को पाकर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समझ गए महामंत्री, राजकुमार सकुशल कैसे वापस आए हैं? जी महाराज, हमारे राजकुमार के दिव्य स्पर्श से ही वो शापित गुफा मुक्त हो गई और सभी लोग जो उस गुफा में गायब हुए थे वो भी मुक्त हो गए। पिताश्री, अब वो गुफा श्राप मुक्त हो गई है। मेरा विचार है कि हम उस गुफा में सुधार करके उसे एक विश्राम गृह में परिवर्तित करें। मैंने अभी आते समय देखा कि उस वन से जो आने जाने वाला मार्ग है वो बहुत दूर का है। लोगों को उस मार्ग से आते हुए बहुत थकान महसूस होती है, इसीलिए वो उस गुफा में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। यदि हम वहाँ एक विश्राम गृह बना दें जिसमें रहने और भोजन जल की व्यवस्था हो तो उन्हें अपना प्रवास करना सरल हो जाएगा। हाँ महाराज, राजकुमार का सुझाव उचित है। प्रजा के लिए एक विश्राम गृह का निर्माण करना ही चाहिए। हाँ, आप कल से ही विश्राम गृह का निर्माण करना शुरू कर दीजिए। जल्दी ही राजकुमार के सुझाव के अनुसार विश्राम गृह का निर्माण शुरू हो जाता है। जिस श्रापित गुफा में लोग गायब हो रहे थे, वहाँ अब आने जाने वाले प्रवासी विश्राम करके सुख से अपनी आगे की यात्रा आरंभ करने लगते हैं। सभी राजकुमार को अपने आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते थक नहीं रहे थे। राजकुमार सुमेध के कारण श्रापित गुफा एक विश्राम गृह में परिवर्तित हो जाती है। महाराज राजवीर का राज्य बड़ा ही समृद्ध और प्रगत था। उनके राज्य में बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। महाराज राजवीर और उनके सभी मंत्रीगण प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का वहन करते थे। बस एक ही कमी थी, महाराज राजवीर के सेनापति सूर्यकांत बड़े ही आलसी थे। एक दिन, अरे उठिए, राजसभा में जाने का समय हो रहा है। महाराज, यदि आपसे पहले राजसभा में पहुंच गए तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ हाँ पता है, बस थोड़ी देर सोने दो। अरे क्या सोने दो, आप राज्य के सेनापति हैं। आप यदि समय पर राजसभा में नहीं जाएंगे तो राजसभा का अपमान होगा। महाराज क्रोधित हो जाएंगे। हे ईश्वर, ये कैसे आलसी इंसान के साथ आपने मेरी गांठ बांध दी। उठिए। सोनाक्षी के बार बार उठाने के बाद सेनापति सूर्यकांत उठकर तैयार हो जाते हैं और राजसभा में पहुंचते हैं। हालांकि सेनापति सूर्यकांत वीर योद्धा थे, परंतु उनके आलस के कारण उन्हें कई बार महाराज के क्रोध का भागी बनना पड़ता था। आज भी महाराज कुछ बता रहे थे और सेनापति उबासियां ले रहे थे। क्यों सेनापति महोदय, लगता है आज भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप इतनी उबासियां क्यों ले रहे हैं? मेरी बात पर ध्यान भी नहीं है। है महाराज, मेरा पूरा ध्यान है। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, आजकल प्रजा से बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। राज्य में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। जी महाराज, कई लोगों ने आकर शिकायतें की हैं। चोरों ने तो पूरे राज्य में कहर बरसाया हुआ है, लूट मचा रखी है।
वन के मार्ग से आने जाने वाले व्यापारियों और धनिकों को चोर चाकू और शस्त्रों का धाक दिखाकर लूटते हैं। कई लोगों ने तो उस मार्ग से आना ही बंद कर दिया है। दिन हो या रात हो, वो चोरी करने से कतराते नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सेनापति सूर्यकांत, उन चोरों को पकड़कर लाने का दायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। किसी भी परिस्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र वो चोर मेरे समक्ष खड़े किए जाएं। अवश्य महाराज, मैं उन चोरों को पकड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं सेनापति, उन्हें आपको पकड़ना ही है। एक सेनापति का यह कर्तव्य है कि वो अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करे, और यहाँ तो हमारे राज्य की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी हैं उन चोरों ने। प्रजा की रातों की नींद गायब हो गई है। जाइए और उन चोरों को पकड़ने का कार्य आरंभ कीजिए। महाराज राजवीर का आदेश लेकर सेनापति अपने भवन में आते हैं। क्या हुआ? किस कार्य से बुलाया था महाराज ने? वो राज्य में बढ़ती चोरियों के कारण प्रजा भयभीत हो गई है। उन चोरों को पकड़ने का दायित्व दिया है महाराज ने। हाँ, ये बात तो सत्य है। पूरे राज्य में चारों ओर यही चर्चा है। चोरों ने तो जैसे लोगों का घर से बाहर आना जाना ही बंद कर दिया है। रात को भी उन्हें चैन नहीं होता। हाँ, पर पता नहीं वो कितने चोर हैं, कहाँ कहाँ अपनी योजना बनाते हैं। इस सब की जानकारी प्राप्त करना तो आपका काम है। आप अभी काम पर लग जाइए। हाँ, अभी मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैं कल से इस कार्य को आरंभ करूंगा। अगले दिन भी सेनापति की पत्नी सोनाक्षी उसे फिर से चोर को पकड़ने के बारे में याद दिलाती है। फिर से सेनापति बात को टाल देता है। उनके आलस से उनकी पत्नी सोनाक्षी परेशान हो जाती है। एक दिन, भूरा, आज तक हमने इस राज्य में इतनी चोरियां की हैं, लेकिन आज तक हमें कोई नहीं पकड़ पाया। मुझे लगता है कि आज हमें कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि सीधे राजमहल में ही चोरी करते हैं इस बार। नहीं, राजमहल में नहीं जा सकते। महाराज राजवीर के पास चोरी की बहुत शिकायतें पहुँच गई हैं। राजमहल में सुरक्षा कड़ी होगी, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो फिर? सुना है कि इस राज्य का जो सेनापति है वो बड़ा ही आलसी है। कुछ दिनों पहले महाराज ने हमें पकड़ने का जिम्मा सेनापति पर डाला था, लेकिन देखो, उस आलसी ने आज तक हमें पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया। हमें उसके घर में ही चोरी करनी चाहिए। सेनापति होने के वजह से उसके घर के आसपास ज्यादा सुरक्षा नहीं होगी। हाँ, ये योजना सही है। हम सेनापति के घर में ही चोरी करते हैं। राज्य के सेनापति के घर चोरी करने के बाद हमारी दहशत चारों तरफ फैल जाएगी। हाँ, सभी हमसे डर के रहेंगे। एक रात जब सेनापति और सोनाक्षी सो रहे थे, तब फूला और भूरा दोनों छुपकर सेनापति सूर्यकांत के घर जाते हैं। दोनों दबे पांव आगे बढ़ते हुए तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं कि तभी सोनाक्षी की नींद खुल जाती है। सोनिया जी, अब मुझे लगता है कि घर में कोई घुस गया है। अरे नहीं, तुमने कोई सपना देखा होगा। सो जाओ। मुझे लगता है कि चोर घुस आए हैं। आप जाकर देखिए ना। बाद में जाता हूँ। हे ईश्वर, क्या करूं मैं इस इंसान का। जब तक ये चोरों को पकड़ने जाएंगे तब तक तो चोर सारा धन लूट कर चले जाएंगे। फिर सोनाक्षी खुद ही हाथ में एक छड़ी लेकर धीरे से तिजोरी के पास पहुंचती है। फूला और भूरा उसे देख लेते हैं। इससे पहले कि फूला और भूरा कुछ करे, सोनाक्षी उन्हें लाठी से पीटने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाती है। सभी नौकर भाग के आते हैं और दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। अगले दिन, सेनापति जी, इन दोनों चोरों ने आपके घर में चोरी करने का प्रयास किया। ये तो बहुत ही लज्जित करने वाली बात है। ये तो अच्छा हुआ कि आपकी चतुर पत्नी ने उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके पकड़ लिया। यदि वो भी भयभीत हो जाती तो ये चोर आपके घर में चोरी करके भाग जाते और आपको पता ही नहीं चलता। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं आपको अंतिम अवसर दे रहा हूँ सेनापति सूर्यकांत। यदि अब भी आपने अपने आलस का त्याग नहीं किया तो मुझे आपको सेनापति के पद से मुक्त करना होगा। नहीं महाराज, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, महाराज, आपने सेनापति सूर्यकांत को अंतिम अवसर तो दे दिया है, परंतु क्या वह इस अवसर के योग्य है? राज्य में सेनापति को तो कितना चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। किसी भी संकट को राज्य में आने से पहले ही उसे रोक देना ये सेनापति का दायित्व होता है। और यहाँ हमारे सेनापति तो कितने आलसी हैं। वो तो उनकी पत्नी सोनाक्षी के उपकार हैं राज्य पर, जो उसने चोरों को पकड़ा।
अन्यथा उन चोरों का धैर्य और बढ़ जाता और वो कदाचित राजमहल में चोरी करने का भी प्रयास करते। आप सही कह रही हैं महारानी, परंतु सेनापति सूर्यकांत वीर योद्धा है। जब वो रणभूमि में शत्रु के सामने होते हैं तब उनकी तलवार की वार से शत्रु बच नहीं पाता। बस उनके इस आलस का कुछ करना होगा, इसीलिए हमने उन्हें अंतिम अवसर दिया है। अब यही देखना है कि वो इस अवसर का उपयोग करते हैं या उसे गवा देते हैं। एक दिन महामंत्री भागकर महाराज के पास आते हैं। महाराज, महाराज। क्या हुआ महामंत्री जी, आप ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हैं? महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचर आए थे। उन्होंने बताया कि शत्रु राज्य के राजा भानु सिंह ने हमारे राज्य की पश्चिम सीमा पर आक्रमण कर दिया है। गांव में घुसकर गांव वालों को लूट रहे हैं और प्रजा को परेशान कर रहे हैं। हमारी प्रजा को तंग करने का दुस्साहस उस दुष्ट भानु सिंह का। महामंत्री जी, तुरंत सेनापति जी को बुलाइए। महामंत्री सेनापति को बुलाते हैं। कुछ देर के बाद सेनापति आते हैं और सेनापति सूर्यकांत, पता चला है कि हमारे शत्रु ने राज्य की पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया है। आप सेना की आधी टुकड़ी लेकर उत्तर मार्ग से जाइए। मैं पूर्व मार्ग से जाकर उन्हें रोकने का प्रयास करता हूँ। पर महाराज, मैं उत्तर सीमा से जाकर क्या करूंगा? मुझे तो रणभूमि में उनके सामने जाना चाहिए। हाँ, परंतु शत्रु को चकमा देने के लिए हम 2 टुकड़ियों में जाएंगे। आप उत्तर सीमा से जाकर उन्हें घेर लेंगे और मैं सामने से जाकर उन पर आक्रमण करूंगा। ठीक है महाराज। महाराज राजवीर सैनिकों की आधी टुकड़ी लेकर शत्रु से भिड़ने के लिए चले जाते हैं। इधर सूर्यकांत घर आता है। ये क्या, राज्य पर इतना बड़ा संकट आया है और आप यहाँ आराम से बैठे हैं। अरे, मैंने सैनिकों को कह दिया है कि शस्त्र और हथियार लेकर थोड़ी देर के बाद राजमहल के पास आ जाएं। मैं कुछ देर बाद जाकर उन्हें लेकर आगे चला जाऊंगा। अरे, परंतु आप सेनापति हैं, आपको उन्हें आदेश देकर उनके आगे जाना चाहिए और आप उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, चला जाऊंगा। वैसे भी महाराज आगे जा चुके हैं और महाराज का युद्ध कौशल तो मुझसे कई अधिक है। माना कि महाराज का युद्ध कौशल आपसे अधिक है, परंतु इस समय उन्हें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है और आप यहाँ आराम कर रहे हैं। महाराज को तो गए हुए कितना समय बीत चुका है। यदि आप समय पर नहीं पहुँचे और महाराज को कुछ हो गया तो? मैंने सुना है कि शत्रु के पास हमसे कई ज्यादा सैन्य है। सोनाक्षी सूर्यकांत से बात कर ही रही थी कि तभी एक सेवक आकर बताता है कि महाराज को शत्रु ने बंदी बना लिया है और महारानी सेनापति जी पर बहुत क्रोधित हो गई है। देखा, जिसका भय था वही हुआ। आप यदि समय पर जाते तो महाराज बंदी नहीं बनते। आपके आलसीपन के कारण आपने महाराज को फंसा दिया और महारानी का क्रोध अब आप पर टूटेगा, वो अलग। नहीं, मैं सेनापति हूँ, मैं महाराज को कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज ने आपसे पहले ही कहा था कि ये आपका अंतिम अवसर है। अब तो महाराज बंदी बन गए हैं। यदि महाराज शत्रु राज्य से बाहर नहीं आ पाए तो ये राज्य ही नहीं रहेगा। जब महाराज ही नहीं रहेंगे तो आपका पद भी नहीं रहेगा। शत्रु राजा हम सबको गुलाम बना लेगा। आगे का पूरा जीवन हमें गरीबी में व्यतीत करना पड़ेगा। अब भी समय है, अपने आलस को फेंक दीजिए और शत्रु पर टूट पड़िए। मुझे विश्वास है कि आप अपने शौर्य से महाराज को जरूर छुड़ा लाएंगे। परंतु मेरे पास तो आधी ही सेना है और अब ज्यादा समय भी नहीं है। मैं महारानी से कहकर उनके मायके से सेना का प्रबंध करती हूँ। आप जाने के लिए सज्ज हो जाइए और हाँ, आप उत्तर दिशा की सुरंग के मार्ग से जाइए। सुरंग का मार्ग शत्रु को पता नहीं होगा। जब तक वो महाराज को अपने राज्य से लेकर पहुँचे तब तक आप सुरंग पार करके उन्हें घेर सकते हैं। तुम सच में बहुत चतुर हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं, तुम्हें ही सेनापति होना चाहिए। अभी आप अपना दायित्व पूरा कीजिए, मेरी तारीफ बाद में करना। महाराज को और हमारे राज्य को आपके पराक्रम की बहुत आवश्यकता है। शत्रु को परास्त करके महाराज को सुखपूर्वक यहाँ ले आइए। यदि आप पूरे मन से ठान लेंगे तो बड़ी ही सरलता से आलस को त्याग सकते हैं। हाँ, मुझे अब सबक मिल गया है। तुम जाकर महारानी से बात करो, तब तक मैं सेना को सज्ज करके आगे चलता। सेनापति सूर्यकांत सेना के आगे जाते हैं। सोनाक्षी महारानी से कहकर उनके मायके की सेना को भी सेनापति के पीछे उनकी सहायता के लिए भेज देती है। सेनापति शत्रु राजा भानु सिंह को घेरकर महाराज राजवीर को मुक्त कराते हैं। सेनापति के साथ महाराज राजवीर सकुशल अपने राज्य लौट आते हैं।
सेनापति सूर्यकांत, आज आपने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए मुझे शत्रु से बचाया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, ये तो मेरी चतुर पत्नी के कारण संभव हुआ है। मैं तो अपने आलस में रहकर आराम कर रहा था, परंतु मेरी पत्नी ने मुझे अपने दायित्वों का स्मरण कराकर मुझे आलस का त्याग करने को कहा, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तो आज तक एक सेनापति होने का दायित्व ठीक से नहीं निभाया, परंतु आज जब सोनाक्षी ने मुझे आपका रक्षण करने के लिए कहा, तब मैंने अपने आलस का त्याग किया और सेना को लेकर पहुंच गया। सेनापति जी, आपने आलस का त्याग किया, ये अच्छी बात है। अब फिर से अपने आलस को अपने शरीर में स्थान मत दीजिएगा। जी महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अब कभी आलस नहीं करूंगा और राज्य के प्रति अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा। सेनापति सूर्यकांत आलस छोड़ देते हैं। सोनाक्षी भी अपने पति को आलस से मुक्त हुआ देख खुश हो जाती है।